आज का जो क्लास होगा वो आपका मैथ का हम चैप्टर 1 शुरू किए थे ना। हाँ ये ना, क्या नाम था? वास्तविक संख्या। एक क्लास हो चुका है, थोड़ा सा हम रिवीजन करते हुए चलेंगे। वास्तविक संख्या इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? रियल नंबर। ठीक है। पिछले क्लास में हम सबसे पहले किसके बारे में बताए थे? संख्या के बारे में, कि संख्या क्या होता है। हाँ ये ना, पिछले क्लास में हम बताए थे कि संख्या क्या होता है। तो चलिए थोड़ा सा हम रिवीजन करते हुए चलेंगे, ठीक है, ताकि आप अच्छे से समझ सके। यहाँ ध्यान दीजिएगा, संख्या के बारे में हम लोग समझे थे कि संख्या क्या होता है, इसके बारे में बताए थे कि संख्या का जरूरत क्यों पड़ा था। अगर किसी भी चीजों के क्वांटिटी के बारे में बताना हो कि कोई भी चीज कितना है, तो हमको संख्या जरूरत पड़ता है, नंबर जरूरत पड़ता है, क्योंकि हम लोग क्वांटिटी हमेशा किस में बताते हैं? नंबर में ही बताते हैं। हाँ ना। तो हम लोग संख्या के बारे में तो समझ गए, संख्या का जरूरत क्यों पड़ा था। जब संख्या धीरे धीरे विकसित हुआ, जब संख्या धीरे धीरे डेवलप हो गया, तो संख्या जो है दो भागों में बट गया, उसको हम बांट दिए। अच्छा, बांटते चीजों को आसान करने के लिए है, भारी करने के लिए नहीं। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। जैसे साइंस एक ही क्लास में पढ़ना बहुत ज्यादा मुश्किल है, इसलिए चीजों को आसान बनाने के लिए हम साइंस को बांट दिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में। है ना। हालांकि ये साइंस का अच्छा क्लासिफिकेशन नहीं है, जब हम पढ़ाएंगे तो आपको हम बताएंगे कि एक्चुअल में साइंस कितना टाइप का होता है। ठीक है, खैर चलिए वो अलग बात है। उसके बाद फिजिक्स में भी चीजों को और अच्छे से पढ़ने के लिए हम लोग क्या किए, फिजिक्स को भी बांटे अलग अलग शाखाओं में। फिजिक्स में वैसा पार्ट जिसमें लाइट के बारे में पढ़ते हैं उसको ऑप्टिक्स बोल दिए, जिसमें इलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ते हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी बोल दिए। हाँ ये ना। तो अलग अलग चीजों के लिए हम अलग अलग ग्रुप बना दिए ताकि चीजों को समझना और आसान हो सके। उसी तरीके से, सेम उसी तरीके से जब संख्या बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, जब संख्या का विस्तार हो गया, संख्या जब एक्सपेंड कर गया, तो संख्या को केवल एक क्लास में पढ़ना, ये तुरंत पढ़ लेना, ये थोड़ा मुश्किल हो गया। इसीलिए हम लोग क्या किए, संख्या को बांटे। तो संख्या दो तरह का हो गया। एक हो गया आपका वास्तविक संख्या। कौन सा संख्या बाबू? वास्तविक संख्या। टेंशन मत लीजिए, आप हटेंगे तो दिख जाएगा आपको। इसको इंग्लिश में हम लोग रियल नंबर बोले। और दूसरा हो गया काल्पनिक संख्या। कौन सा संख्या? काल्पनिक संख्या। ये पिछले क्लास में हम ये सब चीजों पर चर्चा किए थे। वास्तविक संख्या जो है, ये फिर अपना क्या क्या एक्सपेंड किया, ये और बढ़ा। वास्तविक संख्या क्या हुआ, ये भी बढ़ा। ये वास्तविक संख्या कितना प्रकार का हो गया, ये भी दो प्रकार का हो गया। कितना प्रकार का हुआ बाबू? कौन कौन सा? परिमेय संख्या, और दूसरा कौन सा? ओ परिमेय संख्या। ये भी दो तरह का हो गया, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। चलिए बहुत अच्छा। फिर परिमेय संख्या भी कई प्रकार से बटा, जिसमें से पहला क्या हुआ, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक नहीं बोलिएगा कोई भी, प्राकृतिक संख्या ये। दूसरा क्या हुआ बाबू? बोलो, पूर्ण संख्या। बोलिएगा तो सीखिएगा। क्लास कितना ज्यादा शांत है, कितना अच्छा लगेगा पढ़ने में, इसलिए बोलिए। पूर्णांक। पूर्णांक में संख्या नहीं लिखते, क्योंकि पूर्ण अंक यहाँ पे वर्ड ही हो जाता पूर्ण अंक, तो यही हो गया पूर्णांक। क्या हो गया? पूर्णांक। उसके बाद क्या हो गया आपका? सम या विषम। ये दोनों एक ही चीज नहीं है, अलग अलग है। नहीं, हाँ इसमें संख्या लगेगा, सम संख्या या विषम संख्या। हाँ ये ना, क्योंकि छोटा है ना, इसीलिए हम लोग बोल देते हैं सम विषम। ठीक है ना। भाज्य अभाज्य, भाज्य अभाज्य। उसके बाद हम आप लोग को बताएं कौन सा, भिन्न और दशमलव संख्या। इतना हम आप लोग को बताए थे, दशमलव तक पढ़ाई थे हम आप लोग को। बोलो हाँ ना। चलिए एक बार थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, फिर हम लोग अपने पॉइंट पे आ जाएंगे। प्राकृत संख्या, गिनती की संख्याओं को हम लोग क्या बोले थे? प्राकृत संख्या। गिनती की संख्याओं को, गिनती की संख्या कहां शुरू करते हैं? एक से। तो प्राकृत संख्या कहां से होगा? एक से। सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या किससे सूचित करेंगे? कैपिटल एन से। एन नहीं बोलना, कैपिटल एन से। किससे सूचित करेंगे? कैपिटल एन से। किससे सूचित करेंगे? कैपिटल एन। पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या के समूह में जब जीरो को हम शामिल करेंगे, तो नया क्या बनेगा? एक ग्रुप बनेगा, नया संख्याओं का समूह बनेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या सूचित किससे करेंगे? कैपिटल डब्ल्यू। क्या बोलेंगे? बड़ी डब्ल्यू से। किससे? बड़ी डब्ल्यू से सूचित करेंगे। ठीक है। जब पूर्ण संख्या के समूह में प्राकृत संख्या के ऋणात्मक मान को भी शामिल कर लेंगे, -1, -2, -3 वाला, तो एक नया संख्या का समूह बनेगा। उस संख्या के समूह को हम लोग क्या बोलेंगे? पूर्णांक। क्या बोलेंगे? सबसे छोटी पूर्णांक,
अनंत। सबसे बड़ी पूर्णांक अनंत। किससे सूचित करेंगे? बड़ी जेड। कारण क्योंकि इसमें जो एक वर्ड होता है जेहलीन, क्या वर्ड होता है? जेहलीन, जिसका अर्थ होता है क्या? अंकों का समावेश, अंकों का समावेश। बात समझ में रहे क्या? इसीलिए इसे हम जड़ से सूचित करते हैं। अगला क्या है? सम। वैसी संख्या जो तू दो से पूर्णतः विभाजित हो, जैसे क्या कहेंगे? सम। और दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी, इसे क्या कहेंगे? विषम कहेंगे। क्या बात समझ में रहे क्या? अच्छी बात है। वैसी संख्या जो एक से भाग लगे, खुद से लगे, उसके अलावा भी किसी न किसी से लग जाए, उसे क्या कहेंगे? भाज्य। और वैसी संख्या जो एक से भाग लगे और खुद से लगे, उसके अलावा किसी से नहीं लगे, उसे क्या कहेंगे? अभाज्य कहेंगे। क्या कहेंगे? भाज्य का दूसरा नाम क्या है? यौगिक संख्या। क्या है? अभाज्य का दूसरा नाम क्या है? रूढ़ संख्या। कौन सा है? रूढ़ संख्या। कैसा है? रूढ़ संख्या। अगला क्या? भिन्न संख्या। जब किसी भी संख्या को अंश बटे हर के रूप में, किसके रूप में? अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? भिन्न संख्या। क्या कहेंगे? भिन्न संख्या कहेंगे। और भिन्न संख्या को जब हम संक्षिप्त में लिख देते हैं, जब हम भाग देके लिख देंगे, तो वो बन जाएगा दशमलव संख्या में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा? दशमलव संख्या में। हाँ ही ना? यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम पूछे थे बच्चों से कि बताइए दो कैसी संख्या है। अब बच्चा लोग बताने की जगह मार कर दिया। बोलो कैसे? हम पूछे कि दो कैसी संख्या है, कोई बच्चा बोल रहा है सम संख्या है, कोई बच्चा बोल रहा है अभाज्य संख्या है, कोई बच्चा बोल रहा है प्राकृत संख्या है, कोई बच्चा बोल रहा है पूर्ण संख्या है, कोई बच्चा बोल रहा है पूर्णांक है, उसी में कोई बोल रहा है ये परिमेय संख्या है। अब बताओ किसका बात सही है? सबका बात सही है। हाँ ना? ऐसा थोड़ी है, एक संख्या है वो प्राकृत भी है, अभाज्य भी है, भाज्य भी है, सम पूर्णांक, सब संख्या हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ ना? तो ये ध्यान रखिएगा, केवल एक संख्या हम नहीं बोल सकते दो। ठीक है ना? चलिए यहां तक समझ गए तो आगे बढ़ते हैं। आगे हम आप लोग को बताए थे बाबू परिमेय संख्या, जिसके बारे में थोड़ा सा बताना बाकी था, जो कि बोले थे कि इसमें हम आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बताए थे कि नहीं? चलिए आइए। तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका परिमेय संख्या। क्या है बाबू? परिमेय संख्या। एकदम पूरा दिमाग यहां रखिएगा। परिमेय संख्या इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कौन सा नंबर? रेशनल। कौन नंबर? अरे कौन नंबर? रेशनल नंबर। इसे हम लोग कहेंगे परिमेय संख्या। क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। एकदम ध्यान से देखिए परिमेय संख्या को। परिमेय संख्या तभी होगा जब ये तीन कंडीशन को फॉलो करेगा। कितना कंडीशन? तीन कंडीशन। अब वो क्या है हम बताएंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, आप भारत देश के नागरिक होने के लिए कुछ कंडीशन है। हाँ ही ना? पहला कि आपके मम्मी पापा भारत के नागरिक हो, पहला कंडीशन ये है। दूसरा कंडीशन, अगर कोई आपके मम्मी पापा बाहर से आए हैं तो कम से कम एटलीस्ट 10 साल के आसपास का एक अवधि होता है, वो यहाँ पर बिताए हो तब, या फिर आपको यहाँ का सिटीजनशिप प्राप्त हो तब। कुछ कुछ क्राइटेरिया है, तब जाकर के आप यहाँ के नागरिक कहलाइएगा। अगर आपको भारत में वोट देना है, मताधिकार प्राप्त करना है, उसके लिए कुछ क्राइटेरिया, उसके लिए भी कंडीशन है, तभी जाकर के आप भारत में वोट दे सकते हैं। हाँ ही ना? मताधिकार प्राप्त हो सकता है आपको। पहला कंडीशन नंबर 1, भारत के नागरिक होना चाहिए। कंडीशन नंबर 2, 18 साल से ऊपर होना चाहिए। 18 साल या 18 साल से ऊपर होना चाहिए। ये दो कंडीशन को अगर आप फुलफिल करते हैं, तब आप यहाँ वोट देने का अधिकार। उसी तरीके से परिमेय संख्या हम किसको कहेंगे? उसके पीछे भी कंडीशन है। कंडीशन क्या है? तो यहाँ ध्यान से सुनिएगा। तो पहला कंडीशन है कि पी बाई क्यू के रूप में होना चाहिए। पहला कंडीशन है। कंडीशन नंबर 2 कि क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए। कंडीशन नंबर 3, पी और क्यू सहअभाज्य संख्या होना चाहिए। कैसी संख्या होना चाहिए? सहअभाज्य। नीतीश कैसी संख्या होना चाहिए बाबू? सहअभाज्य। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? को प्राइम नंबर। क्या बोलेंगे? को प्राइम नंबर। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 3। समझदारी एकदम इसी में है कि ये तीनों कंडीशन फुलफिल होगा तभी जाके हम कहेंगे परिमेय। आप लोग क्या करते हैं, इसी दो कंडीशन को देख के बोलते हैं कि परिमेय है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। तीनों कंडीशन को अगर फुलफिल करेगा तब जाके ये परिमेय होगा, अदरवाइज ये परिमेय नहीं होगा। तो आओ हम तीनों कंडीशन को देखते हैं। देखिए हम यहां पर कुछ एग्जांपल लेते हैं, आप समझिएगा। दिख रहा है आनंद? चलिए, दिख रहा है बाबू? कंडीशन नंबर 1, यहां पर अगर हम लिख देते हैं 2/3। कंडीशन नंबर 1 लगाइए। देखिए हम लिखे 2/3। आ जाओ।
यहाँ पर देखिए क्या बोले, पी बाई क्यू के रूप में रहना चाहिए। तो देखिए पी की जगह पे क्या है यहाँ पर 2, क्यू की जगह पे क्या है 3। तो ये पहला कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, हाँ ये ना, क्योंकि ये पी बाई क्यू के रूप में है, ये पहला कंडीशन को फॉलो किया। कंडीशन नंबर 2 अभी नहीं बोलेंगे परिमेय संख्या है, तीनों कंडीशन को फुलफिल हो जाएगा तब। कंडीशन नंबर 2, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, क्या नीचे में 0 है? नहीं ना, नहीं है, इसका मतलब ये परिमेय संख्या हो सकता है। और कंडीशन नंबर 3, पी और क्यू सहअभाज्य संख्या होना चाहिए। पी और क्यू सहअभाज्य का मतलब क्या हो गया कि 2 और 3, यहाँ पर चूंकि 2 और 3 है, 2 और 3 का एचसीएफ हमेशा 1 आना चाहिए, तभी जाके वो सहअभाज्य संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? सहअभाज्य संख्या। पिछले क्लास में इसके बारे में हम बताए थे, को प्राइम नंबर कहलाता है। तो 2 और 3 क्या होना चाहिए? सहअभाज्य संख्या होना चाहिए। तो देखो 2 और 3 का एचसीएफ क्या आएगा? 1 आएगा। इसका मतलब ये मेरा क्या, कौन सी संख्या है बाबू? परिमेय संख्या है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं, अच्छी बात है। आगे देखिए और एग्जांपल लेते हैं, एकदम ध्यान से समझिएगा। हम लिख दिए 3, अगर हम केवल 3 लिखेंगे तो क्या ये 3 मेरा परिमेय संख्या है, क्योंकि नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है। क्या है? 1 है, क्योंकि 3 और 1, पी की जगह पे 3 और क्यू की जगह पे 1 है, यानी ये मेरा क्या है? परिमेय संख्या हुआ। दूसरा कंडीशन, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, क्यू 0 नहीं है। तीसरा कंडीशन, 3 और 1 का एलसीएम एचसीएफ निकालेगा तो 1 आएगा, एचसीएफ क्या आएगा? 1 आएगा, यानी ये मेरा क्या है? परिमेय संख्या है। अच्छा, अगर हम बोलते हैं 0 क्या मेरा परिमेय संख्या है? बताइए कैसे है? 0 कैसे है? क्योंकि नीचे हम कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, पी की जगह ना 0 है, कहीं बोला नहीं है ना कि पी 0 होना चाहिए, खाली बोला क्यू 0 नहीं होना चाहिए, क्यू 0 है भी नहीं, 1 है। कितना है? 1 है, यानी कि ये मेरा पी बाई क्यू के रूप में पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, क्यू 0 नहीं है। तीसरा कंडीशन, 0 और 1 का एचसीएफ 1 आना चाहिए। कहेंगे इसका एचसीएफ 1 कैसे आएगा? तो आएगा, क्या होगा? आएगा। अब ये कैसे आएगा? तो देखो, देखिए यहां पर इसका एचसीएफ कैसे आएगा? 0 और 1 है, 0 और 1, 0 और 1 का एचसीएफ क्या आएगा? 1 आएगा। देखो इसका मतलब क्या हुआ, अगर 10/2 है, इसका मतलब होता है कि 10 को 2 से भाग देना, 10 को 2 से। उसी तरीके से 0/1 है, इसका मतलब क्या हुआ? 0 को 1 से क्या देना है? भाग देना, यही ना मतलब हुआ। अब बताइए 1 का पारा कितना बार पढ़ेंगे कि 0 आएगा? 0 बार में। अगर हम 0 बार में पढ़े तो 0 आ गया, कट्टम कुट्टी आ गया। अरे हाँ, ये ना, इसका मतलब क्या हुआ, जिस संख्या से पूरा पूरी भाग लगता है वही मेरा एचसीएफ कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? एचसीएफ। तो ये मेरा एचसीएफ क्या हो गया? 1। तो 0 और 1 का एचसीएफ मेरा क्या आ गया? 1 आया, आया कि नहीं? 1। 0 और इसका एचसीएफ कितना आ गया? 1 आ गया। इसका मतलब ये मेरा क्या है? परिमेय संख्या, क्योंकि एचसीएफ 1 आया। ये तीनों कंडीशन को फॉलो किया, ठीक है। -3 क्या होगा? परिमेय संख्या होगा कि नहीं? एकदम होगा, नीचे कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। 0.2 होगा कि नहीं? तो दशमलव हटाएंगे, नीचे 10 आएगा, यानी ये भी मेरा परिमेय संख्या होगा। बात समझ में आ रहा है क्या हम क्या बताना चाह रहे हैं? ठीक है। क्या मेरा 22/7 होगा? होगा। क्या मेरा 3.14 होगा? एकदम होगा, एकदम होगा। क्या मेरा 10/8 होगा? नहीं। कंडीशन नंबर 1 पी बाई क्यू के रूप में है, बिल्कुल है। कंडीशन नंबर 2, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, नहीं है, दोनों फॉलो कर दिया। कंडीशन नंबर 3 नहीं फॉलो करा है। 10 और 2 का एचसीएफ क्या आएगा? 2। आप समझो, छोटा संख्या बताओ जिससे कि क्या हो रहा है? दोनों भाग लग रहा है। 2 से 8 भी लग रहा है, 2 से 10 भी लग रहा है, हाँ ये ना। इसका मतलब एचसीएफ क्या आ गया? 2 आ गया। बोला था ये आपका क्या नहीं होगा? परिमेय संख्या नहीं होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा। मेरा बात समझो। लेकिन जैसे ही इसको हम कटाएंगे, यही सेम संख्या है, जैसे ही हम क्या करेंगे? इसको कटाएंगे, 2 चौके 8 और 2 पंचे 10, क्या आ गया? 5/, सेम चीज है, कटा दिया। अब इसको हम पी बाई क्यू के रूप में हो गया, हाँ ना। क्यू 0 है, नहीं है, इस दोनों का आप क्या निकालिएगा? एचसीएफ 1 आएगा, यानी ये मेरा परिमेय संख्या हो गया। ये नहीं, लेकिन कटाने के बाद हो जाएगा। अब तुम बोलो क्या बोल रहा था? 0 पॉइंट, बिल्कुल हुआ। 10 आएगा, कटाने के बाद 1/5 ही आएगा, आएगा कि नहीं? इसलिए ये मेरा परिमेय संख्या हो गया, हाँ ये ना। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। चलिए यहां पर तो हो गया। क्या मेरा पाई परिमेय संख्या हुआ? पाई कहीं नहीं हुआ, क्योंकि पाई का ही तो मान है 3.14, पाई का ही तो मान है 22/7। ये क्या बात हुआ भाई, पाई क्यों नहीं होगा? हाँ, क्या √4 होगा?
होगा, क्योंकि रूट 4 से क्या निकलेगा, 2, 2 होगा। लेकिन पाई क्यों नहीं हुआ? क्या मेरा रूट 3 होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों पे बात करना है, आप क्यों का जवाब दे सके। हाँ बोलो बाबू। इससे संख्या निकल रहा है तो इससे संख्या नहीं निकलेगी ना। तो हम ये कह सकते हैं ना कि जो जो रूट में है और बाहर निकल जा रहा है तो वो मेरा क्या हो जाएगा, परिमेय। और जो नहीं निकल रहा है वो यही करने का मतलब हुआ ना। हाँ है ना। तो एक एग्जांपल और लेते हैं, रूट 8। रूट 8 से बाहर निकलेगा 2, रूट 2 आ जाएगा। तो यहाँ देखिए इससे बाहर निकल रहा है तो क्या ये मेरा परिमेय हुआ? क्यों नहीं हुआ? कहने का मतलब पूरा पूरी बाहर निकलना चाहिए, यही ना। वेरी गुड। अगर मेरा रूट से पूरा पूरी बाहर निकल रहा है तो वो मेरा क्या होगा, परिमेय। अदरवाइज परिमेय नहीं होगा। लेकिन ये एक्सप्लेनेशन कई जगह पे गलत साबित हो जाता है। ये चीज जो है कई जगह पे गलत साबित हो जाता है। इसीलिए हम आपको एक बढ़िया तरीका बताते हैं, ठीक है ना, कि कैसे हम लोग याद रखेंगे चीजों को। ठीक है, आइए एकदम समझिएगा, थोड़ा सा धीरे से समझिएगा ताकि आपको तेजी से समझ में आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? इतना लेट क्यों हो गया? चलो बैठो, आइए थोड़ा सा समझिएगा बाबू। आइए थोड़ा सा समझिएगा, पहले ओपरीमे को एक बार फिर से हम बता करके आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या? इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इररेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? इररेशनल नंबर, इररेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। इसका क्या कहना है, दीदी उधर नहीं देना है ध्यान, ठीक है, इधर देखिएगा। जब अगर कोई भी संख्या p बाई क्यू के रूप में नहीं होना चाहिए, पहली बात ये, वैसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में नहीं होना चाहिए। कंडीशन नंबर 2, Q0 यहां पर भी नहीं होना चाहिए। Q0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि Q0 रहेगा तो फिर ये ना तो परिमेय कहलाएगा ना अपरिमेय कहलाएगा। अच्छा, आप लोग को इसके पीछे का कारण मालूम है कि Q0 कभी क्यों नहीं होना चाहिए, नीचे में कभी जीरो क्यों नहीं होना चाहिए? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? इसके पीछे का क्या कारण है, नीचे जीरो क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों हम लोग बोलते हैं कभी भी नीचे जीरो नहीं होना चाहिए? परिमेय में भी बोले Q0 नहीं होना चाहिए, अपरिमेय में भी बोले Q0 नहीं होना चाहिए। काहे? उस काहे पे बात कीजिए, कारण क्या है? क्योंकि अगर हम नीचे जीरो देंगे ना, उसका कोई हल ही नहीं निकलता है, उसका कोई हल नहीं निकलता है। एक बार हम आपको दिखाते हैं, देखिए क्या उसका कोई हल निकलता है। देखिए आप, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम लिख देंगे 5/0। इसका मतलब क्या हुआ, 5 को जीरो से क्या करना है बाबू, भाग देना है। अब जीरो का पहाड़ा कितना बार पढ़े कि मेरा 5 आ जाए? नहीं आएगा। अगर हम एक बार भी पढ़ेंगे तो 1 गुना 0 0 हो गया, फिर 5 ही आ गया। 2 बार भी पढ़ेंगे तो 0, फिर 5 ही आ गया। 3 बार भी पढ़ेंगे तो 0, फिर 5 ही आ गया। क्या ये भाग लग रहा है कि खत्म होगा कभी बाप जिंदगी में, मम्मी जिंदगी में? कभी नहीं खत्म होगा। यानी ये इधर भी बढ़ता जाएगा, वो उधर भी बढ़ता जाएगा। अब क्या करना है, हम यहाँ पे एक से भाग नहीं देंगे, हम एक से भाग नहीं देंगे। चलो मत दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। कोई एक से भाग नहीं देगा, इन केस मान लेते हैं। चलिए, कोई यहाँ पे 5 रख देगा, 5 गुना 0 फिर भी 0 हो रहा है। कोई यहाँ छो रख देगा, कोई 8 रख देगा। तो कुछ निश्चित हो रहा है? नहीं, अनिश्चित है। ये क्या है, अनिश्चित है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कभी भी 0 से भाग नहीं देना। ऐसे उल्टा कर दो, इसका मतलब हो गया अनंत, इसका मतलब क्या हो गया, अनंत, हल ही नहीं होगा। लेकिन इसी को उल्टा कर देंगे, 0/5, इसका मतलब होता है 0। इसका मतलब क्या होता है, 0। अगर ऊपर 0 रहे, नीचे कुछ ना कुछ रहे, तो हल करने पर आता है 0। क्या आता है, 0। क्या है देख लो, इसका मतलब हो गया 0 को 5 से भाग देना है। 5 का पाना 1 से शुरू करते हैं, लेकिन 0 से भी शुरू कर दो। 5 गुना 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कट गया ना। तो इसका तो मिल गया ना प्रॉपर, क्या आया, भागफल 0, शेषफल कुछ नहीं, है ना। तो यहाँ पर आंसर आ गया ना, 0। क्या बात समझ में आ रहा है क्या, कोई दिक्कत? चलो अच्छी बात है, यहां तक तो समझ गए। आइए इसके एग्जाम्पल पे चर्चा करते हैं। रूट 3 क्या होगा, ओपरिमेय होगा। क्या होगा, ओपरिमेय। कारण बताइए क्या? आपको बच्चा यही तो लॉजिक देगा कि सर नीचे हम 1 रख देंगे, नीचे हम क्या रख देंगे, 1 रख सकते हैं कि नहीं? ये भी तो लॉजिक दे सकता है ना कि सर नीचे 1 रख देंगे तो पी बाई क्यू ग्रुप में हो गया। दूसरा कंडीशन Q0 नहीं होना चाहिए, कहाँ 0 है? और ये कहाँ हम क्लासीफाई किए हैं, ये क्लियर किए हैं
कि p के जगह पे √3 नहीं होना चाहिए, √2 नहीं होना चाहिए, कभी हम बताए हैं? नहीं। तो ये परिभाषा सटीक लग रहा है आपको? नहीं लग रहा है ना? हम ये भी तो नहीं बोले हैं कि परिमेय को छोड़कर जितना जो बच गया वो क्या, वो परिमेय। ये भी तो हम परिभाषा में नहीं पढ़े हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो ये जो है ना, क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो क्लियर क्या है वो चीजों को समझिए, हाँ ही ना। थोड़ा सा जड़ पे चलते हैं हम लोग थोड़ा सा, तब आपको समझ में ज्यादा आएगा। ठीक है, पाई को हम परिमेय में रखते हैं, कारण क्या है मालूम नहीं। ठीक है, पाई को हम लोग रखते हैं, √2 को रखते हैं, √3 को रखते हैं, फिर √4 को नहीं रखते हैं, √5 को रखते हैं, √6 को रखते हैं। क्यों? क्यों तुम लोग को मालूम होगा, जो क्लास 9th में हमसे पढ़ा होगा। बताइए अनु, बताओ क्यों ऐसा? क्यों का जवाब हमको दो फटाफट जल्दी से, टाइम नहीं मेरे पास। हम क्या बोले कि √2 √3 एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्यों नहीं है? ये रूट से बाहर नहीं निकलता है, एक ये लॉजिक हुआ। क्या ये लॉजिक सही है? हाँ, सटीक नहीं है, थोड़ा सा और चाहिए उसमें। चलिए देखिए यहाँ पे, आइए हम आपको बताते हैं। देखिए एक चीजों को समझिए जिसको हम लोग कहते हैं दशमलव प्रसार। क्या है? दशमलव प्रसार। प्रसाद नहीं है ये, इसको इंग्लिश में कहते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल, थोड़ा सा डिटेल में जा रहे हैं इसीलिए एकदम संभाल लीजिएगा। ठीक है, इतना डिटेल में कि आप मैथ पढ़े नहीं, आप पढ़ाइए इसीलिए। चलिए डेसिमल एक्सपेंशन समझिएगा क्या होता है बाबू, ध्यान देना। हम यहाँ लिखे 5/2, इसका मतलब क्या हो गया? 5 को 2 से भाग देना है। जब 5 को 2 से भाग देंगे तो ये क्या आ गया? 2.5 आ गया। क्या आ गया? 2.5। तो यहां पर आप देखिएगा तो ये मेरा क्या कहलाएगा? भिन्न संख्या। क्या कहलाएगा बाबू? राखी क्या कहलाएगा? भिन्न संख्या कहलाएगा। और जब ये 5/2 को भाग दिए तो ये जो आया दशमलव रूप में आया ना, तो ये दशमलव में पसर न गया, इसीलिए इसको बोलते हैं दशमलव प्रसार। क्या बोलते हैं? दशमलव प्रसार। क्या बोलते हैं? दशमलव, इंग्लिश में बोलते हैं इसी को डेसिमल एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं? डेसिमल एक्सपेंशन। जौरे था, हम क्या कर दिए? पसार दिए। क्या कर दिए? पसार दिए। इसी को हम लोग बोलते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं? डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं, दशमलव प्रसार बोलते हैं। अब हम हर चीज का दशमलव प्रसार निकाल के देखते हैं। ठीक है ना? हम यहां पर देख लिए दशमलव प्रसार, एकदम ध्यान से देखना राखी। हम यहां लिखते हैं 1/3, हम यहां लिखते हैं 7/2, हम यहां पर लिखते हैं 16/3 रख देते हैं। ठीक है ना? यहां पे हम रख देते हैं 17 ये 1/7 रख दिया। ठीक है, अब और सबका हम दशमलव देखते हैं, दशमलव निकाल के। थोड़ा समय लगेगा लेकिन समझिएगा आप। देखिए पहला हम क्या रखे हैं? 1/3। इसका मतलब क्या हुआ? एक को हमको किससे भाग देना है? 3 से। एक को किससे भाग देना है? 3 से भाग देना है। तो आइए देखिए 1/3, यानी हमको एक को किससे भाग देना है? 3 से। भाग नहीं लेगा तो यहाँ पे क्या देंगे? 0 देंगे। बोलो हाँ या ना? भाग नहीं लेगा तो हम क्या देंगे? यहाँ पे 0 देंगे। चलिए अब यहाँ पर देखिएगा बाबू, जब हम यहाँ भाग नहीं लगा 0 दिए तो 3 बार में मेरा क्या आ जाएगा? 9। शेषफल क्या आएगा? 1 आएगा। कि दिख रहा है तुमको? इधर हो जाओ, फिर यहाँ दशमलव से हमको 1 0 मिलेगा, हाँ या ना? फिर यहाँ पर देखिए 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 9 आएगा। फिर वही देखो शेषफल घूम फिर के क्या आ रहा है? फिर दशमलव से हमको 0 मिलेगा, फिर 3 बार में क्या आ रहा है? 9 ही आ रहा है। घूम फिर के चीज मिल रहा है? 1। उसी तरीके से हम भाग देते जाएंगे। क्या मेरा भाग कभी खत्म होगा? डॉट 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 डॉट। क्या मेरा कभी भी भाग खत्म होगा? नहीं होगा, भाग मेरा खत्म नहीं हुआ। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इस चीज को। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1/3 का मतलब हो गया 0.3333 आते रहेगा। क्या मालूम है कब तक आएगा? नहीं। हाँ ही ना? ये चीज देखे कि नहीं? खत्म हो रहा था? नहीं हो रहा था। 7/2, इसका मतलब क्या हुआ? 7 को हमको 2 से भाग देना है। 7 को 2 से भाग देना है। 7 को किसे देना है बाबू? 2 से। 3 बार में कितना आ गया? 6। 1 आ गया। भाग नहीं लेगा, दशमलव देंगे तो यहाँ 0 आएगा। 2 का पारा कितना बार पढ़ेंगे? 5 बार पढ़ेंगे, 10 आ गया। ये पूरा पूरी कट फूट गया। यह पूरा पूरी क्या हो गया?
कट कूट गया, यानी यहां पर मेरा कितना आ गया 3.5। उसी तरीके 16 को हमको क्या देना है 3 से देना है। किससे देना है 3 से। 16 को किससे देना है बाबू 3 से। आइए देते हैं हम लोग 16 को 3 से। 16 को 3 से 3 का पारा 5 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा 15 आएगा। फिर वही 1 दशमलव देंगे तो 0, फिर 3 बार में क्या आ गया 9, फिर 1 दशमलव से 0 उतरेगा, फिर 3 बार में क्या आ गया 9, फिर 1। तो क्या ये मेरा भाग खत्म होगा 5.333333 ऐसे रहेगा। मालूम है 3 बार आएगा 4 बार आएगा 5 बार आएगा 10 बार आएगा, ये मालूम है नहीं मालूम है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि जब हम 16 को 3 से भाग दिए तो क्या आ गया 5.3333 डॉट 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 आ रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है। और उसी तरीके से जब हम 1 को 7 से देंगे, किससे देंगे 1 को 7 से, तो यहां पर देखिएगा फास्ट नहीं पढ़ना, स्लो पढ़ना, लेकिन ज्यादा देर तक याद रखना है बस। हम क्या करेंगे 1 को 7 से देंगे, दशमलव में यहाँ 0, एक बार में क्या उतर गया 7, शेषफल क्या आ गया 3, क्या आया शेषफल 3 आ गया। दशमलव पहली बार में 1 को 0 फ्री में देता है, ये याद रखिएगा। अब अगर दशमलव चाहिए होगा ना, सॉरी अगर फिर 1 को 0 चाहिए होगा तब हमको 0 वहां बैठाना पड़ता है, ये मालूम है कि नहीं, ये याद रखिएगा। दशमलव वाला भाग नहीं तो पूछ लीजिएगा जाते समय, हंसना नहीं है, सही बता रहे हैं। अगर आपको नहीं आएगा, आपको पूछ दिया वहां गलत बता दीजिएगा, उससे ज्यादा अच्छा है कि आप पूछ के जाइए, यहाँ पर क्या दिक्कत है बता देंगे। यहाँ पर अब ये भाग लगेगा तो 7 चौके 28, शेषफल क्या आ रहा है 2, देखो शेषफल रिपीट नहीं हो रहा है, पहले शेषफल 3 था अब 2 आया। आगे देखो दशमलव एक बार 0 फ्री में देता है, 7 दूनी 14, शेषफल कितना आ गया 6, दशमलव एक बार 0 फ्री में देता है। हम कब तक करेंगे जब तक कट नहीं जाए, ठीक है। अब देखें 7 8 56, क्या आ गया अब 4, फिर दशमलव एक बार 0 फ्री में देता है, 7 5 35, दशमलव क्या कहते घटेगा तो क्या आ गया 5, 0 हमको फ्री मिलेगा, 7 7 49, फिर क्या मिल गया 1। हाय देखो यही 1 से शुरू किए थे फिर 1 मिल गया, हाँ है ना। अब फिर देखिए, फिर दशमलव फ्री में देगा हमको, फिर देखो वापस से 1 आ गया, फिर यहाँ 7 आएगा, देखो 3, फिर वापस दशमलव 0 देगा, फिर 4 रिपीट हो गया। अब रिपीट हो रहेगा 1 4, फिर जैसे 2 आया था तो आगे यहाँ पर भी 2 आएगा, देखो 28 हुआ, देखो 2 आया, फिर 7 दूनी 14 करेंगे तो ये आगे क्या हो जाएगा, अब रिपीट होते रहेगा, क्या होते रहेगा रिपीट, फिर वापस से वही आएगा 1 4 2 8 5 7 आया ना, तो फिर आएगा 1 4 2 8 5 7, फिर आएगा 1 4 2 8 5 7, यानी ये खत्म ही नहीं होगा, ये खत्म नहीं होगा। आप कितनों कोशिश कर लीजिएगा ना ये खत्म ही नहीं होगा। तो हम यहाँ पे ये चीज लिख देते हैं, याद रखिएगा क्या है 0.142857, 0.142857, और ये डॉट 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 क्यों, क्योंकि यही बार बार रिपीट हो रहा है, यही संख्या पूरा का पूरा संख्या, यहाँ एक ना संख्या रिपीट हो रहा था, कहीं 2 संख्या रिपीट होगा, कहीं 3 संख्या रिपीट होगा, कहीं 4 होगा, कहीं यहाँ पे बहुत सारा संख्या रिपीट हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए ये जो संख्या है ये क्या हो रहा है, कभी खत्म हो रहा है नहीं ना, जो खत्म नहीं हो रहा है इसका मतलब ये क्या हो रहा है, शांत हो रहा है, कभी भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये संख्या कैसी है, अशांत है। कैसी संख्या है, अशांत संख्या, ये अशांत है क्योंकि खत्म नहीं हो रहा है क्या विक्की, चलो जो दिखेगा वही बोलना, ये नहीं कि जो हम बता दिए मतलब वही बोलना, ऐसा नहीं है, जो आपको दिखेगा वही बोलना है। अगर आपको लगेगा कि ये शांत है तो आप शांत बोलिए, क्योंकि ये देखो ये खत्म होता हुआ नहीं लग रहा है, कट ही नहीं रहा था, इसीलिए ये डॉट का मतलब क्या हो गया, और आगे चलता रहेगा जाता रहेगा, इसलिए अशांत हो गया। अच्छा ये देखो खत्म हो गया, 3.5 के बाद कुछ नहीं होगा, इसका मतलब ये शांत हो गया, क्या हो गया, ये भी देखो क्या हो गया शांत, ये क्या हो गया अशांत, क्या हो गया अंजलि, क्या हुआ, ये क्या होगा अशांत, क्या हो गया। तो हम यहाँ पर एक चीज तो देखिए, ये भी दशमलव प्रसार, ये भी दशमलव प्रसार, ये भी दशमलव प्रसार, ये भी दशमलव प्रसार, ये भी दशमलव प्रसार। एक चीज तो हम लोग देखिए कि दशमलव प्रसार कितना तरह का, 2 तरह का, एक ये तो शांत आ रहा है, ये तो शांत आ रहा है, ये तो दशमलव प्रसार कितना तरह का हो गया, 2 तरह का। अगर हम यहाँ पर ये चीज लिख दे तो क्या कोई अपराध हो जाएगा हम लोग से कि दशमलव प्रसार जो होता है ये 2 तरह का होता है, जो आप देख रहे हैं वही चीज को हम बोल रहे हैं, एक तो शांत
और दूसरा अशांत। दशमलव प्रसार कितना तरह का हो गया? दो तरह का, एक हो गया शांत और दूसरा क्या हो गया? अशांत हो गया। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं ना? चलिए अच्छी बात है। दिक्कत जहां होगा तुरंत हमको बोलना फटाफट। उसी तरीके से हम यहाँ देखते हैं रूट टू का निकालते हैं। रूट टू का देखिए अगर हम निकालिएगा वैल्यू तो आएगा 0.142872902314287642 डॉट 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 ऐसे रहेगा। उसी तरीके से अगर आप पाई का वैल्यू निकालिएगा 3.1428790231078902101110 खत्म ही नहीं होगा, ऐसे रहेगा। एकदम ध्यान देना इधर। वो छोड़ो, रूट का मान निकालने का तरीका होता है। रूट निकालने नहीं सीखा है तब यही तो गड़बड़ है। रूट का मान निकाला जाता है, आए ना। उसी तरीके से अगर आप रूट थ्री का देखेगा तो क्या होगा? 1.698702011038275670 डॉट डॉट डॉट। तो अब देखिए ये भी रुकने का नाम ले रहा है? नहीं ले रहा है। तो ये भी दशमलव के रूप में है, ये भी किसके रूप में है? दशमलव के रूप में है, और ये भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो इसको अगर कोई बच्चा बोल देगा ये अशांत है दशमलव प्रसार है, तो क्या गलत हो गया? अशांत तो ये भी है और अशांत तो ये भी है, ये सब अशांत है कि नहीं? अशांत है कि नहीं? लेकिन आपको एक पैटर्न दिख रहा है, अशांत ये भी अशांत वो भी है। आपका भाई भी बदमाश है और आपका भाई का दोस्त भी बदमाश है, लेकिन जब बात आता है ना तो बदमाशी तो करता है लेकिन है बड़ा सीधा मर भाई। होता है कि नहीं? है ना? माए तो आ जाए कि हाँ, मेरा बेटा बदमाश है लेकिन ई बदमाशी ना क्या होगा मेरा बेटा? हाँ? ई बदमाशी एकदम नहीं कर सकता, हम जानते हैं बदमाशी करता है लेकिन ई बदमाशी नहीं करेगा। आपका बेटा को मारा होगा? एकदम नहीं। हाँ है ना? होता है कि नहीं? उसी तरीके से दोनों अशांत है लेकिन थोड़ा ना थोड़ा अंतर है। ये अशांत में देखो क्या हो रहा है, ये भी अशांत है। तो यहाँ पे कम से कम हमको ये पता चल रहा है कि यहाँ पर जो संख्या रिपीट हो रहा है क्या हो रहा है? तीन यहाँ बार बार रिपीट हो रहा है। आप बता पाइएगा कि यहाँ पे तीन रिपीट हो रहा है? बता पाएगी कि नहीं? हाँ, यहाँ पर देखो तीन मेरा रिपीट हो रहा है। तो इस जगह पे कोई बच्चा ऐसे लिख सकता है। क्यों हम बार बार इतना लिखेंगे लंबा? आदमी नहीं लंबा लिखना चाहता है, आदमी शॉर्टकट मानना चाहता है। यस यू नो? अभी वाला जो समय है वो क्या हो गया है? शॉर्टकट का समय हो गया। हम लोग इसीलिए ना संक्षिप्त रूप ले आए हैं। हम लोग प्राकृत संख्या ना बोल के एन से हम लोग काम चला लेंगे, बार बार पूर्ण संख्या ना बोल के डब्ल्यू से काम चला लेंगे, बार बार पूर्णांक ना बोल के जेड से काम चला लेंगे। तो संकेत क्यों लाए हैं? चीजों को छोटा करने के लिए, ना कि चीजों को बड़ा करने के लिए। यस यू नो? उसी तरीके से हम लोग कहा उतना बार बार लिखेंगे, इसीलिए हम लोग लिख देते हैं 0.3 और ऊपर में एक और लकीर दे देते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं आवृत्ति। क्या बोलते हैं? इस लकीर को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इसको बार भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? बार। ये डैश बोल दीजिए 0.3 ऊपर बार। यहां पर देखिए, यहां पर कुछ रिपीट नहीं हो रहा तो यहां पर नहीं लगेगा। यहां पर रिपीट हो रहा है तो यहां पर भी देखो क्या पांच रिपीट हो रहा है? नहीं, तीन रिपीट हो रहा है तो तीन के ऊपर क्या लगा देंगे? बार। यहां पर देखो कितना संख्या रिपीट हो रहा है। अच्छा एक बात बताओ, क्या इस सात के बाद क्या आएगा? बताओ। एक आएगा, फिर एक के बाद, तो इस सात के बाद एक, चार, दो, आठ, पांच, सात फिर आएगा, फिर एक, चार, दो, आठ, पांच, सात फिर आएगा। तो आपको मालूम है कि यही संख्या बार बार रिपीट हो रहा है। तो 0.1287 बार बार रिपीट हो रहा है। इसके ऊपर माथा पर ग्रीन चढ़ा, क्योंकि ये सब तो संख्या बार बार रिपीट हो रहा है कि नहीं? अशांत ये भी है लेकिन आपको पता चल पा रहा है कि आगे क्या आएगा। यानी कि ये अशांत है, बदमाशी करता है, लेकिन कहीं जाता है तो घर में बता के जाता है। हाँ है ना, कि हम फलना जगह जा रहे हैं। लेकिन इसमें बताओ ये तीन के बाद क्या आएगा? इसमें बताओ ये जीरो के बाद क्या आएगा? कुछ रिपीट हो रहा है? कोई पैटर्न मिल रहा है आपको? नहीं मिल रहा है। अगर हम और दशमलव प्रसार लिखे यहाँ पर, किसी का और लिख देते 0.23232323 डॉट डॉट डॉट। अब बताओ इसमें क्या रिपीट हो रहा है बाबू? तुम बताओ प्रियांशु। 23 रिपीट हो रहा है। देखो प्रियांशु भी बता दिया, तो हम लिखेंगे 0.23 के ऊपर एक रिंग चढ़ा देंगे। ये भी अशांत है लेकिन इसमें पता चल रहा है कि आगे क्या आएगा। लेकिन इन तीनों में पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है। आवृत्ति लगा पाइएगा इन तीनों में? अरे पता चलेगा कि क्या रिपीट हो रहा है तब ना आप आवृत्ति लगा पाइएगा। इन दोनों में आवृत्ति नहीं लगा पाइएगा, लेकिन इसमें आवृत्ति लगा पाइएगा। तो हम ये कह सकते हैं
ये अशांत तो है, लेकिन इसके ऊपर आवृत्ति लग गया तो अशांत आवृत्ति बोलेंगे इसको। ये भी अशांत है, इसके ऊपर भी आवृत्ति लगा सकते हैं, इसलिए हम लोग अशांत आवृत्ति बोलेंगे। ये भी अशांत है, इसके ऊपर भी आवृत्ति लगा सकते हैं, इसलिए हम इसको अशांत आवृत्ति बोलेंगे। लेकिन ये अशांत है, लेकिन इसके ऊपर आवृत्ति नहीं लगा सकते हैं, तो अनावृत्ति। क्या हुआ? अनावृत्ति, मतलब आवृत्ति नहीं लग सकता है, तो ये अशांत है लेकिन उसके ऊपर आवृत्ति नहीं लगा सकते, तो अनावृत्ति हो गया। ये अशांत तो हुआ, लेकिन कौन वाला अशांत हुआ? अनावृत्ति वाला। कौन वाला? अनावृत्ति वाला। ये भी अशांत हुआ, लेकिन कौन वाला? अनावृत्ति वाला। कौन वाला? अनावृत्ति वाला। ये भी अशांत हुआ, लेकिन कौन वाला? अनावृत्ति वाला। और ये भी अशांत है, लेकिन कौन वाला? वेरी गुड, आवृत्ति वाला। तो बताइए यहां से आप क्या समझे? अशांत कितना तरह का? दो तरह का। एगो तरह का बाबू? दो तरह का। पहला कौन सा? अशांत आवृत्ति। दूसरा अशांत कौन सा? आप समझ में आया? क्या रटना पड़ा? हमसे ये टेबल बना के दिखाए कि आप खुद बनाए? अशांत कितना तरह का? दो तरह का। एक कौन सा? दूसरा? नहीं बोलेगी नहीं समझ में आएगा, याद रखना। नहीं बोलेगी नहीं समझ में आएगा। जो भी नहीं बोलेगा बोलो, ये नहीं कि हल्ला करना है, बोलना है क्लास में। आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे दिखना चाहिए कि आप यहाँ मौजूद है। बोलना है आप लोग को। समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ पर देखिए दशमलव प्रसार कितना तरह का? शांत और अशांत कितना तरह का? आवृत्ति वाला और अनावृत्ति वाला। अशांत, शांत को हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब वहां खत्म हो गया। क्या बोलेंगे इसको? टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हो गया? खत्म हो गया, टर्मिनेट कर दिए। टर्मिनेटिंग। जैसे टर्मिनेटिंग से वर्ड बनाए टर्मिनेट, है ना? टर्मिनल। राजेंद्र नगर टर्मिनल बोलते हैं, क्यों? वहां जाके स्टेशन खत्म, आगे नहीं है पटरी, है ना? तो वहां पे उस जगह पे वर्ड यूज किया जाता है टर्मिनल। क्या यूज किया जाता है? टर्मिनल। यस यू नो। जहां से कई जगह पे रास्ता जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? जंक्शन। क्या बोलते हैं? भागलपुर जंक्शन हुआ, पटना जंक्शन हुआ, है ना? दिल्ली जंक्शन हुआ, आनंद विहार जंक्शन हुआ, प्रयागराज जंक्शन हुआ। तो जिस जगह से कई जगह दिशाओं के लिए रूट होता है उसे हम लोग जंक्शन बोलते हैं। लेकिन नाथनगर सुल्तानगंज जंक्शन है नहीं। बात समझ में आ रहा है क्या? फिर जमालपुर जंक्शन है, क्यों? क्योंकि वहां से कई जगहों के लिए रूट है। यस यू नो। तो इस सब चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। टर्मिनेटिंग मतलब खत्म। और अगर अशांत है तो देखो, अशांत में भी तो शांत लगा हुआ है ना। शांत को हम लोग क्या बोलेंगे? अरे अभी शांत को क्या पढ़े? टर्मिनेटिंग। क्या पढ़ेंगे? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग। अशांत है ना, तो नॉन लग जाएगा। क्या लग जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। क्या लग जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग, है ना? चलिए, ये भी अशांत है। ये भी क्या है? अशांत है। अशांत को क्या कहेंगे? नॉन। टी आर लिख देते हैं, टर्मिनेटिंग। आवृत्ति को हम लोग बोलते हैं क्या? रेकरिंग। क्या बोलते हैं? रेकरिंग। आवृत्ति फिजिक्स वाला फ्रीक्वेंसी नहीं लिख देना यहाँ पर। यहाँ पर आवृत्ति की जगह होगा रेकरिंग। क्या होगा? रेक्यूरिंग। रेकरिंग। तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। ये भी क्या है? अशांत अनावृत्ति है। तो यहाँ पे होगा नॉन टर्मिनेटिंग अनावृत्ति, यानी नॉन रेकरिंग। नॉन रेकरिंग। इंग्लिश नहीं समझना मत समझो, हिंदी समझो। कोई दिक्कत? ये समझ में आया? इससे क्वेश्चन आता है खूब 10वां में, 9वां में। 9वां छोड़ दो, 9वां का है ये, लेकिन 10वां में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खूब आता है। आपको दिया रहेगा, बताइए शांत है क्या शांत है, देख के बताना आपको। समझ में आएगा तब ना। अब यहां से माइंड सेट मेरा क्लियर हो गया। रूट टू अपरिमेय संख्या दशमलव प्रसार कैसा आ रहा है? अनावृत्ति आ रहा है। कैसा आ रहा है? पाई मेरा अपरिमेय संख्या दशमलव प्रसार कैसा आ रहा है? √3 दशमलव प्रसार कैसा आ रहा है? अनावृत्ति। जितना अपरिमेय संख्या है सबका दशमलव प्रसार कैसा आएगा? अशांत अनावृत्ति आएगा। कैसा आएगा? अशांत अनावृत्ति। लेकिन ये परिमेय संख्या है, कैसा आ रहा है? अशांत आवृत्ति आ रहा है। ये भी परिमेय संख्या, कैसा आ रहा है? शांत आ रहा है। यानी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत भी हो सकता है और अशांत, दोनों हो सकता है। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत भी हो सकता है और, लेकिन वो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार हमेशा कैसा होगा? अशांत अनावृत्ति। अशांत अनावृत्ति। तो यहां पर एक चीज हम लिख दे आपके लिए, अगर शांत है तो ये कंफर्म क्या होगा? परिमेय संख्या है। और अशांत है तो ये कंफर्म क्या होगा?
नहीं, परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। अगर ये अशांत है, अशांत है मतलब क्या, खाली लड़का है? लड़कियों तो हो सकता है अशांत, झगड़ेलू, हाँ ही ना। उसी तरीके से अशांत है तो ये परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है। लेकिन अगर वो अशांत है और आवृत्ति है तो ये कंफर्म परिमेय होगा। क्या होगा? और अगर वो अशांत है और अनावृत्ति है, कोई बातें नहीं सुनता है, तो क्या होगा? अपरिमेय होगा। अब मेरा बात समझ में आया? तो यहां से एक परिभाषा नहीं निकल सकता, प्यारा सा परिभाषा। अगर किसी भी संख्या का दशमलव प्रसार, ध्यान से सुनना बाबू हम क्या बोल रहे हैं, अगर किसी भी संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवृत्ति होता है, अशांत आवृत्ति होता है, तो वो संख्या परिमेय संख्या कहलाता है। और अगर किसी संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति होता है तो वो आपका क्या कहलाता है? वो परिमेय संख्या कहलाता है। तो क्या यहाँ पे कोई गड़बड़ है? कितना सटीक हुआ? हम चेक कर लेंगे। अब आपसे पूछेगा रूट टू एक परिमेय संख्या है, काहे परिमेय क्यों नहीं है? तो बोलिएगा परिमेय होने के लिए कंडीशन एक ये भी हो गया कि उसका दशमलव प्रसार या तो शांत होना चाहिए या तो अशांत आवृत्ति वाला। अब बोलो, अब तो पढ़ लिए ना, अशांत काहे बोलेंगे हम लोग? किसी जाति को बोल करके हम गरिया देंगे तो फिर गड़बड़ ना हो जाएगा। जब हम जान लिए कि कौन आदमी किया है, अब जात लेके हम बोलेंगे तो पूरा जात आएगा मारने के लिए हमरा। यस यू नो, किसी अगर कोई खास एक्स वाई जेड जात है, अगर बोल देंगे फलना हमरा मारा, फलना जात वाला, गड़बड़ ना। जब हम जान रहे आदमी को कि फलना नाम है, फलना नाम है, फलना जात है, तब ना वो आदमी को हम पकड़ के कूटेंगे, तो वो जात वाला तनी को मारेगा ओकरा। हाँ ना, खाली अशांत पे आरोप लगा देगी तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ ना, अशांत में तो परिमेय अपरिमेय दोनों है, अच्छा खराब का दोनों है, तो दिक्कत ना हो जाएगा। अच्छा कौन है और खराब कौन है? अच्छा ये कौन डिसाइड किया जो तुम लोग बोल दी? मतलब अच्छा परिमेय और खराब वो परिमेय कौन डिसाइड किया, ये बताओ। बकलोलिया पढ़ते पढ़ते परिमेय ना हालत खराब हो जाएगा, वो परिमेय इतनी चुकी है पढ़ के खत्म। अच्छा कौन हुआ बताओ? देखो ये लोग पार्टी बदल दी तुरंत, बकलोलिया कहीं का। चलो खैर, ये बात समझ में आ रहा है क्या? अच्छा खराब कुछ नहीं होता है, बात समझ में आ रहा है क्या? याद रखिएगा, इसका बिहेवियर ही ऐसा है तो क्या कर सकते हैं। चटर पटर थोड़ा सा इधर करता है, किसी का बात तो नहीं मानता है। अब चलिए, अब यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को। अब आइए पीछे चलते हैं। अब पता चला पाई एक अपरिमेय का है, क्योंकि पाई का दशमलव प्रसार जो होता है वो अनावृत्ति होता है। कैसा होता है? अनावृत्ति, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं है। लेकिन हम जो परिमेय संख्या में शामिल किए थे किसको? 3.14 रुक गया ना, ये रुका कि नहीं? इसलिए दशमलव प्रसार कैसा हो गया? शांत ना हो गया, इसीलिए इसको हम परिमेय संख्या में रखे। पाई का मान 22/7, ये रुक गया है, इसको भाग दीजिएगा 3.14 आके रुक जाएगा, इसलिए इसको हम किस में रखे हैं? परिमेय संख्या में रखे हैं। अगर ये नहीं रुकता और ये अनसर्टेन नंबर आता, अनिश्चित नंबर आता, उल्टा पुल्टा नंबर आते जाता, तो हम लोग इसको वो परिमेय में रख देते। तो अगर कोई परिभाषा आप अपने से नहीं बना सकते, किताब नहीं बनाए तो क्या मतलब है? अगर किसी को अगर ये परिभाषा बोल देते हैं तो ऐसी संख्या है जिसका दशमलव प्रसार या तो शांत हो या अशांत आवृत्ति हो, उसे हम परिमेय संख्या बोलते हैं। कौन गलत कर सकता है? अगर आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा तो गलत कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। लाओ संख्या कौन लाएगा? हम रूट 4 को क्यों नहीं बोले? चलो देखो कारण। रूट 4 को हम क्यों नहीं बोले वो परिमेय? क्योंकि रूट 4 का मतलब 2 होता है, शांत। शांत होगा तो किसमें चल जाएगा? परिमेय में। अब समझ में आ रहा है क्या? हम बोले रूट 8, रूट 8 का मतलब हो गया 2√2। 2 तो शांत है, लेकिन रूट 2 जो है रूट 2 के साथ है ना, तो ये अशांत हो गया। कैसा हो गया? अशांत। अशांत में कौन सा? अनावृत्ति वाला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? अनावृत्ति हो जाएगा। बोलो क्यों? 2 का 2 रखने तो रूट 2 का वैल्यू रख देते 1.4123, ऐसे कुछ रख देते, आगे बढ़ते रहेगा। गुना करो, 2 4 दूनी 8, 2 3 दूनी क्या, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, ये भी तो ऐसे ही आ रहा है, अशांत अनावृत्ति ही आएगा। इसलिए 2√2 भी क्या है? वो परिमेय संख्या। क्या है? वो परिमेय संख्या। क्या समझ में आया? अब दशमलव प्रसार कितना तरह का? शांत और अशांत कितना तरह का? कौन कौन? एगो आवृत्ति वाला, एगो अनावृत्ति वाला। खोखी का आ रहा है? दिक्कत नहीं ना? पक्का ना? अभी इलायची तो है नहीं कि यहाँ पे दे दे, लौंग भी तो नहीं है, पानी है, देखो उधर जा, देखो। बात समझ में आ रहा है क्या? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए यहाँ तक क्या, कोई पानी लाया? अब लेके आना होगा। हाँ, ना गर्मी आ रहा है ना, नहीं तो फिर दिक्कत, प्यासे रहना, नहीं तो यहाँ पे दिक्कत रखेगा। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, आपसे कहेगा पाई क्या है? परिमेय क्यों परिमेय? ओ परिमेय, मार के दांत तोड़ देंगे। पाई क्या है? ओ परिमेय है। पाई क्या है? लेकिन पाई का मान 3.14 क्या है?
पाई का मान 22/7 क्या है, कारण समझो, पाई का एक्यूरेट मान 3.14 नहीं, लगभग मान है, इसलिए देखिए लिखा रहता है पाई बराबर 3.14 ब्रैकेट में लगभग लिखा रहता है कि नहीं, काहे, अरे ये लगभग मान है। आ जाओ दो उसको, एक्यूरेट मान तो अभी हम आपको दिखाई कितना होता है, खतरनाक होता है, चलते रहता चलते रहता चलते रहता है। हाँ ना, अब समझ में आया, झूठ नहीं बोलना, पाप लग जाएगा नहीं तो। चलिए अच्छी बात है, समझ गए तो अच्छी बात है। ये कहाँ चला गया भाई, हाँ उल्टा पुल्टा कर दिए थे हम। चलिए, तो परिमेय भी समझ गए और ओ परिमेय भी समझ गए। चलिए, परिमेय और ओ परिमेय हम लोग समझ गए। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछेगा वास्तविक संख्या क्या है, तो बताइए वास्तविक संख्या क्या है। परिमेय संख्या ओ परिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को हम लोग क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या कहेंगे। कहेगा संख्या क्या है, तो बोलिएगा वास्तविक संख्या काल्पनिक संख्या के सम्मिलित रूप को क्या कहेंगे। सारा चीज क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा आपसे हम पूछते हैं, जितना वास्तविक संख्या है दुनिया में क्या सब परिमेय संख्या है, आ? नहीं है। देखो कैसे नहीं है, वास्तविक संख्या तो √2 भी आएगा, क्योंकि वो परिमेय संख्या इसी का प्रकार है ना, तो √2 भी आएगा, लेकिन क्या √2 परिमेय है, नहीं। लेकिन दुनिया में जितना भी परिमेय सब वास्तविक है कि नहीं है? ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या बोलेंगे ना, नीचे से ऊपर जाएंगे तो हाँ। कैसे, दुनिया में जितना भी वास्तविक संख्या है क्या वो सब परिमेय संख्या है ना, लेकिन जितना भी परिमेय संख्या सब वास्तविक संख्या है कि नहीं, हाँ। जितना भी अपरिमेय संख्या सब वास्तविक संख्या है कि नहीं, हाँ। जितना भी वास्तविक संख्या सब संख्या है कि नहीं, हाँ। जितना भी संख्या है सब, ओह, जितना भी संख्या है वो सब का सब क्या है, संख्या है, हाँ ही ना। नहीं, जितना भी वास्तविक संख्या है सब क्या है, संख्या है। लेकिन जितना भी संख्या है सब वास्तविक संख्या, समझ में आया क्या। जितना भी प्राकृतिक संख्या सब क्या है, परिमेय संख्या। जितना भी पूर्ण संख्या सब क्या है, जितना भी पूर्णांक सब क्या है, जितना भी सम विषम क्या है, जितना भी भाज्य अभाज्य क्या है, जितना भी भिन्न है क्या है, जितना भी दशमलव है क्या है। इसलिए पूछता है परिमेय है कि वो परिमेय है, परिमेय है कि वो परिमेय, संख्या परिमेय है कि वो परिमेय है, क्योंकि अगर परिमेय नहीं होगा तो क्या होगा, वो परिमेय होगा। बात समझ में आ रहा है क्या, कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। चलिए अच्छा बात है, एक बार शॉर्ट में रिवीजन करेंगे फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए बोलिएगा, संख्या कितना प्रकार का, पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, वास्तविक कितना प्रकार का, पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, परिमेय कितना प्रकार का, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, भिन्न, हाँ ना, सातवां दशमलव, कोई दिक्कत। चलिए दशमलव प्रसार कितना प्रकार का, पहला कौन सा, दूसरा, आसान कितना प्रकार का, पहला, दूसरा, कोई दिक्कत। समझ रहे ना कि मैथ को रट रहे हैं, समझना है, बोलो, खड़े हो जाओ। किसको, न्यूटन को, हाँ तो न्यूटन फिजिक्स में आ जाता है। हाँ, आप कहेंगे जब न्यूटन फिजिक्स में आता है तो इसको हम आई से काइंड करते हैं इंटीजर को, हाँ है ना। क्योंकि जब भी नामांकन ये रखा गया था ना उस समय सबसे ज्यादा प्रचलन वहां पे था, हाँ है ना। उस समय उसको जहलीन वर्ड से सूचित किया जाता था, इसलिए हम लोग जट से ही इसको इंडिकेट करते हैं। आप वो जट से इंडिकेट करता है, आपको अगर किसी और से करना कीजिए, लेकिन वही अच्छा रहेगा ना जहाँ पे सब लोग जिस चीज से इंडिकेट कर रहे हैं वही चीज से। बात समझ में आ रही है क्या, इसीलिए, हाँ है ना। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ प्राकृतिक संख्या को एन से इसलिए करते हैं, शुरू से क्या करता आया है, हाँ ना, शुरू से कर रहे हैं इसीलिए। बैठ जाओ, और कुछ है, नहीं ना, चलो ठीक है। अब यहां तक हो गया ना, बोलो हाँ ये ना। अब आगे बढ़े हम लोग, ठीक है, अच्छी बात है। अब हम लोग कहाँ हेल जाएंगे, चैप्टर में, कहाँ, अब हम लोग चैप्टर में हेल रहे हैं, मतलब आपकी किताब में, ठीक है ना। चलिए, पहला चीज जो कि आपको समझना है, कोई समझाता नहीं है, विश्वास नहीं होगा तो पूछ लीजिएगा, ट्राई मार लीजिएगा आप, कोई का मतलब इक्का दुक्का कुछ लोग हैं जो समझाएंगे सर। देखिए, पला प्रमेयिका, ये प्रमेयिका क्या होता है, एक वर्ड है प्रमेयिका। ये सब वर्ड सुनने के बाद बच्चा को भारी लगता है, हाँ ना, लेकिन सुनना पड़ेगा आपको, हाँ ना। इसी को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, लेमा, क्या बोलते हैं, लेमा। अगर आप मेरे पास पढ़े होंगे तो हम ये वर्ड सुनाए होंगे आप लोगों को, क्लास 9th में जब पढ़ा रहे थे यूक्लिड के ज्योमेट्री का परिचय, तो हम एक दो वर्ड सुनाए थे आपको, प्रमेयिका, प्रमेय, है ना, एक्सियोम्स, है ना, बताए थे कि नहीं। वो सब चीज हम आप लोग को सुनाए थे कि नहीं, है ना। अभिधारणाएं, यूक्लिड के ज्योमेट्री के लिए कुछ अभिधारणाएं,
मान्यताएं, पॉस्टुलेट्स, एक्सियोम्स, ये हम आप लोगों को सुनाए थे। अगर विश्वास नहीं है, अगर आपको लगता है कि नहीं, तो आप पढ़ना पलटाइए, देखिए वो चीज है कि नहीं, आपकी कॉपी में नोट है कि नहीं। समझ में आ रहा है क्या? देखिए सिंपल सी बात, हम क्या बोले, जो मेरे पास 9th पढ़ा उसके लिए 10th इजी है। थोड़ा सा खाली आप लोगों को ध्यान देना है बस। देखिए प्रमेयिका क्या होता है? प्रमेयिका एक ऐसा स्टेटमेंट होता है, या एक ऐसा आप बोल सकते हैं इक्वेशन होता है, जो कि पहले से ही प्रूव्ड रहता है, जिसको और प्रूफ नहीं करना है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रमेयिका। क्या बोलते हैं? प्रमेयिका। कहेंगे समझ में कुछ नहीं आया। सही बात है भाई, समझ में कहां से आएगा? आइए देखिए, समझाई कहाँ है अभी। हम यहाँ पे लिखते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर। ये यूक्लिड साहब के द्वारा ये भी दिया गया है। किसके साहब, किसके द्वारा? तो इसको यूक्लिड साहब के द्वारा दिया गया है। इसको बोला जाता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। प्र प्रेमिका मत लिख देना, तो लोग रार कम नहीं है, ठीक है? तो फिर इंग्लिश में मतलब बदल जाएगा ना, लवर हो जाएगा वहां पे। देखो एल से दोनों है ना, लेकिन यहाँ पे प्रेमिका नहीं है, प्रमेयिका है। क्या है? प्रमेयिका है। देखो ये सब बात पे कितना खुश हो जाता है ये लोग। लड़का तो ठीक है, लड़कियों खुश हो जाती है। लो भाई साहब, वैलेंटाइन तो चला गया ना, अभी है ये, फरवरी खत्म ना हो गया, होने वाला है। मतलब फरवरी का वैलेंटाइन वीक। अच्छा, वैलेंटाइन वीक एक वीक चलता है? कितना वीक चलता है? कितना वीक चलता है रे? मालूम सबको, बोल नहीं रहा है। समझ में आ रहा है क्या? बोलेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, बोले तोरा कैसे मालूम, यही ना। चलो खैर, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब ये प्रमेय का क्या होता है, एकदम ध्यान से सुनिएगा। देखिए होता क्या, कई बार आप इस चीज को देखिएगा, किसी सरल चीजों को जब उसी के लैंग्वेज में अगर तोड़ मरोड़ के थोड़ा स्टैंडर्ड बना देते हैं, तो लगता है कि ये कितना अच्छा लैंग्वेज है। हाँ ये ना, ऐसा आप लोगों को लगता है कि नहीं? चीज वह है वही। यूक्लिड साहब क्या बोले, ये एक स्टेटमेंट दिए हैं, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय के नाम से जो है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब आपको लगता है कि ये है क्या? हाँ ये ना, कुछ नहीं, बचपन में पढ़ा है ना तो लोग, भागा। तो आप लोग देखिएगा, मास्टर के लिए एक बहुत अच्छा हथियार था भाग, जब भी देते थे मास्टर साहब, एक बहुत अच्छा हथियार था। वो हथियार क्या है? कोई फरसा गरासी सब नहीं है। वो हथियार क्या है समझिएगा। मास्टर साहब आपको भाग दिए कि 17 को एक काम करो, दूसरे भाग दो। बच्चा गया और भाग बना रहा है। कितना बार में? 8 बार में 16। शेषफल क्या आ गया? एक। फिर मास्टर के पास आए। अब मास्टर अच्छे, ये तो छोटा लिया हम, बड़का बड़का लेंगे तो मास्टर का सम फुर्सत उतना चेक करेगा नहीं है ना। वो तो और मास्टर और बच्चा पढ़ा रहा है ना। अब वहीं पर छठा का भी है, तीसरा का भी है, चौथा का भी, सबको पता ना है भाई, क्या करेंगे? उस कंडीशन में मास्टर के पास बहुत अच्छा ऑप्शन है। क्या करेंगे बाबू, एक काम करो, चेक करो, ये जो 17 होगा, वो ये दोनों को गुना कर देना, यानी 2 गुना 8, और इसको जोड़ देना, उसके बराबर हो जाएगा। बच्चा वही करता था, 8 दूनी 16 जोड़ 1 बराबर 17। अरे बोला ये तो सही है, ये बात तो क्या है, सही है। मास्टर बोले हो गया, हाँ आ गया। तो मास्टर सीधा अल्लाह, क्या चेक करना भाई दोबारा हमको, है ना। तो मास्टर के लिए एक बड़ा अच्छा प्लस पॉइंट था, ये चीज था कि नहीं? ऐसा होता था आप लोग के साथ, होता था कि नहीं? नहीं होता था? मम्मी से पढ़ी है, पापा से, घर में ट्यूशन नहीं पढ़ी है? हाँ तो हम मुख वही करते थे, हम कौन तो क्या करेंगे भाई, हाँ ही ना। अच्छा ये चीज किसके किसके साथ हुआ है, ये बताओ? हुआ है? हुआ है कि नहीं? तू लोग भागे नहीं पड़ा, खचरा गई का पढ़ा, इसी नहीं हुआ है। वो तो हम जान रहे, ये तो हम बोल रहे मास्टर बताए हैं, लेकिन क्या ये इस तरीके से आप चेक किए हैं कि नहीं? फिर मास्टर चेक नहीं करता, फिर वापस से सही कर देते हैं। नहीं हुआ तुम लोग के साथ? तुमने साथ नहीं हुआ है? ये भूल गई है, रात में सोते समय गिर जाती है, गिरे पलंगे से, धड़ीम से। नहीं हुआ है? तब कैसे चेक करते थे सर? बढ़िया सर, तब तो बढ़िया है ना। लेकिन एक बात बताओ, ये काम कई बार नहीं करेगा। बोले कैसे? जैसे मान लो हम फिर 17 को हम दूसरे भाग दिए, हम 5 बार में दिए, 10 लिया है, शेषफल 7 लिया है। समझो, अब फिर चेक करो, 17 बराबर इतना गुना करेंगे, 5 दूनी 10 में 7 जोड़ो, आ तो गया। मास्टर फिर चेक कर देगा भाग गलत है कि नहीं। अरे होगा कि नहीं? नहीं गलत हो जाएगा तब। तो इसके पीछे कुछ कंडीशन है, हम बताएंगे उसके बारे में, ठीक है? तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा।
एक बात बताइएगा, यहाँ 17 को हम लोग क्या किए, भाग दिए किससे, 2 से, ठीक है ना। बीच वाला को हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य, क्या बोलते हैं, भाज्य, है ना। जिससे भाग देते हैं उसको क्या बोलते हैं, भाजक। और जो हमको यहाँ मिलता है उसे क्या कहेंगे, भागफल। और जो नीचे मिलता है उसे क्या कहेंगे, ये किसको किसको मालूम है, नहीं मालूम है, ठीक है। ए भाई कहाँ फंस जाता तुम, बार बार एकदम इधर उधर होना पड़ता है। खैर चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ए मेरे पास ऑप्शन है, हम कहाँ है भूल जाते ये चीज। आइए, थोड़ा सा हमको है ना सेट होने में टाइम लगेगा। चलो, तो यहाँ पर हम एक चीज लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कि भाज्य बराबर यही ना होता है कि जो बीच वाला होता है ये दोनों के गुना के और इसको जोड़ के बराबर होता है। तो भाज्य बराबर क्या होगा, भाजक गुना भागफल, ऐसे करके प्लस में, क्योंकि जो बोर्ड मास नहीं पढ़ल होगा वो पहले ये दोनों को जोड़ के निपटा के गुना करेगा, फिर दिक्कत हो जाएगा ना, इसीलिए ब्रैकेट देना जरूरी है। ये पढ़े कि नहीं ये चीज, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। ये कौन कौन नहीं पढ़ाई बताओ, ये बच्चा वाला चीज है, पढ़े है ना। यूक्लिड साहब बोले 10वां में अगर हम यही पढ़ाएंगे तो बच्चा सब क्या कहेगा कि कितना स्टैंडर्ड गिर गया है। तो एक काम करो, आप लोग पहले नंबर पढ़ते हैं, संख्या पढ़ते हैं। बाबू पानी पी लो, तुमको लगता है कोई याद कर रहा है, हाँ कोई गेस्ट आया घर में की रे, आ गेस्ट आया है, आ? याद कर रहा है कि कहाँ चले गया, हमारा घूमे भी नहीं की, जाओ तुम घुमा उमा के आओ, ठीक है। इसीलिए तुमको बार बार खोखी आ रहा है। चलो यहाँ ध्यान देना। तुम रे पंडित, तुम बताओ कल नहीं आना था तो क्या मतलब पंचर काहे करवा दी मोटरसाइकिल, तुमको बोल रहे हैं हम, हाँ कल हम क्लास लेते, बताए थे ना, कौन सी था कल क्लास, और पंचर जो कि आधा घंटा में बना चाहिए 2 घंटा लगाया। लो भाई साहब, लाइनें कट गया, नहीं पंचर बन रहा था, पंचर बन रहा था, लाइनें कट गया। अब लाइनें कट गया तो जिससे हवा भरेगा वही खत्म, हवे नहीं है, लाइन आएगा तब ना, बताओ। मतलब हमको क्या पता, तो हमको तो ये लोग बताए थे कि तुम नहीं आएगी, हाँ ही ना। तो तुम नहीं आएगी इसीलिए ला मंत्र पढ़ देते हैं, नहीं रे, या कि साला में बैठ के मंत्र पढ़ दी, कोचिंगे बंद रहे जो। चलो खैर यहाँ ध्यान देना। चलो अब यहाँ पे जोक सपाट इधर ध्यान देना। उसी तरीके अगर यही सेम चीज अगर अभी पढ़िएगा कहेगा क्या बेतुका है, कहिएगा कि नहीं। यही यूक्लिड साहब क्या किए ना, थोड़ा सा क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, क्या करते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं। मॉडिफाई करने का मतलब समझ में आया, वही आपको खाना है, क्या कहते हैं, पाव रोटी, लेकिन तनी को बीच में कुछ कुछ ठूस दो, बर्गर बना दो, है ना, वही चीज है। तो यहाँ पे क्या क्या कि हम भाज्य की जगह पे यहाँ ले लिया ए, कि ए को हम भाग देंगे किससे, बी से, ए को भाग किसे देंगे, बी से। तो यहाँ कुछ ना कुछ आएगा ना, तो क्यू आएगा, क्या आएगा, क्यू। और शेषफल में क्या आएगा, आर। यही बोला, ए को भाग देंगे बी से, तो यहाँ कुछ ना कुछ मिलेगा, उसको नाम रख दिया क्यू। अरे बकलवा क्यू कैसे नहीं आया, क्यू कुछ न क्यू की जगह पे 2 आएगा, 3 आएगा, 4, कुछ ना कुछ तो आएगा ना, उसको क्यू मान लिया, समझ में आया। और यहाँ शेषफल में आर, आर का मतलब होता है रिमाइंडर, क्यू का मतलब होता है क्यूसेंट, है जिसका मतलब क्या होता है, भागफल। आप यहाँ पर बोलो अगर इसको चेक करना हो तो ये ए होगा बराबर, ये दोनों को गुना करेंगे यानी बी क्यू, और नीचे अलग जोड़ेंगे आर। हाँ देखो हेकरे बोला है यूक्लिड साहब, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, इसको प्रूफ करने की जरूरत है, काहे ऐसे हुआ, क्योंकि बचपन से प्रूफ करते आ रहे हैं, ये सब पढ़ते आ रहे हैं। इसी को बोला है यूक्लिड विभाजन क्या, प्रमेय का। क्या बोला है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इतना लोल बनाए हम लोग यूक्लिड साहब कि मत पूछो, फिर भी पढ़ रहे हैं ए बराबर पी क्यू प्लस आर, ए बराबर पी क्यू प्लस आर। लेकिन अभी पता है ना आपको त्रुटि बताए थे, गलत भाग बनने के बाद भी सही आ रहा था, उसके पीछे का कारण हम बताएंगे, उसके पीछे का कारण हम बताएंगे। अब ये चीज समझ में आया, ए बराबर बी क्यू प्लस आर कैसे आया, हाँ ये ना, इसी को बोला जाता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। प्रमेय का क्यों बड़ी ए, तू हमारे बहन ने इसका मतलब करेगी भाई, ये कहां से मिल गया परमिशन, मम्मी को दिखाएंगे रुको, हमारे बहन ने मतलब गप करेगी, उसको परमिशन है। अब तुम रे, तू हमारे बहन का दोस्त, इसका मतलब तू घर में शामिल होगी नहीं रे, गजब है तुम। चलो
नाम ले लेंगे नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, इसलिए यहाँ ध्यान देना। समझ में आया क्या? चलो अब यहाँ पर तुम ध्यान देना, सुनना एकदम बाबू, सुनना एकदम ध्यान से। बोला कि इसमें कोई त्रुटि ना रहे, इसमें कोई त्रुटि ना रहे, उसके लिए कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है तो ध्यान से सुनो। 17 को हम दूसरे एकदम कंडीशन को ध्यान से सुनना। तो 8 बार में क्या आया 16। आप लोग एक चीज पढ़े हैं कि जो यहाँ शेषफल आता है वो इससे कम होना चाहिए। शेषफल का मान क्या होना चाहिए? इससे कम, यानी भाजक से कम होना चाहिए। ये चीज पढ़े कि नहीं? नहीं पढ़ा है रे पगलुलवा। ये होता है जब भी भाग देते हैं ना तो हमेशा जो शेषफल बचता है ना वो इससे कम होना चाहिए। ये लगता है क्या करता था तुमने बचपन में? है कुछ नहीं करता था कि भूल गया? भूल गया होगा। चलो यहाँ ध्यान देना। उसी तरीके से जब हम ए को बी से भाग देंगे, यहाँ आएगा क्यू और शेषफल में क्या आएगा आर। हम जो बताना चाह रहे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में आता है, इसीलिए आप लोग एकदम ही करके नहीं, एकदम सीरियस होकर समझिए। है ना? समझ में आ रहा है क्या? ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पर पढ़ाया गया कि हमेशा जो रिमाइंडर जो होगा, वो जो शेषफल होगा आर, वो हमेशा इससे कम होगा। यहाँ पर क्या होता है बी, यहाँ पर क्या होता है बी, यानी इससे क्या होगा कम होगा, यानी बी से क्या होगा कम होगा। क्या होगा कम? कम का मतलब हो गया इधर पेट फाड़ दिए, बी की तरफ क्या फाड़ दिए पेट, यही ना हुआ। बी तरफ पेट फाड़ दिया मतलब जिधर पेट फटा रहेगा वो बड़ा रहेगा। यही तरीका है, हम उसे याद रखे हैं। हम खुद ही भूल जाते थे लेस देन ग्रेटर देन, तो याद रखे जिधर पेट फुला हुआ है वो बड़ा है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ ही ना। और आदमी पीठ किसको दिखाता है? अब आदमी पीठ किसको दिखाता है? गरीब आदमी को, बेचारा छोटा है। तो क्या बोले, ये जो आपका रिमाइंडर होगा यानी शेषफल जो होगा वो हमेशा इससे क्या होगा छोटा होगा। इसका मतलब क्या हो गया? अब यहाँ पे दिमाग में सेट कर लीजिए, इसका मतलब इसका नहीं हुआ यहाँ, इसका मतलब यहाँ ए हुआ, यहाँ बी हुआ, यहाँ क्यू हुआ, यहाँ आर हुआ। अब मेरे बात समझ में आ रहा है क्या? अब ये दिमाग में यही फॉर्मेट डाल लीजिए। ए को भाग देंगे किससे? बी से, क्या मिलेगा? भागफल क्यू, शेषफल क्या मिलेगा? आर। ए को भाग देंगे किससे? क्या मिलेगा? शेषफल क्या मिलेगा? ए को भाग देंगे, भागफल क्या मिलेगा? शेषफल क्या मिलेगा? दिमाग में फिट कर लीजिए। कर लिए? देखिए यहाँ पर अब यहाँ पर देखिए पढ़ाया गया है कि जो आर का मान हमेशा जो होगा ना वो जिससे भाग दे रहे उससे छोटा होगा, तो इसीलिए हम इधर पेट फाड़ दिए। बराबर भी नहीं हो सकता है, बराबर भी क्या होगा? छोटा होगा। क्या होगा? छोटा होगा। क्योंकि अगर बराबर होगा तो कितना बड़ा लफड़ा हो जाएगा। कैसे? देखो लफड़ा भी हम बताते हैं ना। 8 को हम 2 से भाग दिए, कोई बच्चा 3 बार में ले आया 6, क्या ले आया? 6। घटाएंगे क्या आ गया? 2 आ गया। देखो बराबर आ गया। अब अगर चेक करेगा तो सही आ जाएगा, 3 दूनी 6 2 8। देखो सही आ रहा है कि नहीं? लेकिन क्या गलत है कि नहीं ये? हाँ ही ना। फिर कहेगा सर और भाग लग रहा है, लगा दो 2 का 2 कटता ला, भाग हो गया सही। 8 को 2 से भाग दिया 31 आ गया। गलत है ना भाग। एक्चुअल में क्या गलत? इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम भाग देंगे ना तो शेषफल पे ध्यान देंगे। शेषफल जो होगा जिससे भाग दे रहे उससे छोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? छोटा। बड़ा भी नहीं होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। और बराबर भी नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया। क्या शेषफल माइनस में हो सकता है? नहीं। आप भाग आप ऐसे दे दीजिएगा, एकदम ध्यान समझो। जो चीज आप पहले नहीं समझे उसको अभी समझो। हम दे दिए 5 बार में क्या 10, 10 में घटेगा ये तो घटता ही है, तो यहाँ आंसर आ गया -2। आंसर अभी भी गलत नहीं है, चेक कीजिएगा ना फिर भी सही होगा। 5 दूनी 10, 10 में 2 घटा 8, देखो 8 फुट रहा है, लेकिन भाग गलत है। इसका मतलब क्या समझे कि जो शेषफल आएगा ना वो हमेशा 0 से बड़ा आना चाहिए। वो 0 से क्या आना चाहिए? बड़ा। माइनस में नहीं आना चाहिए। 0 से क्या आना चाहिए? बड़ा। 0 आ सकता है? आ सकता है 0। कैसे आ सकता है 0? देखो हम 4 बार में देंगे 8, 0 आया कि नहीं? इसका मतलब जो रिमाइंडर आर है, रिमाइंडर क्या आर यानी शेषफल जो आर है वो 0 के बराबर आ सकता है। 0 के बराबर आ सकता है, शेषफल 0 आ सकता है। और 0 से हमेशा क्या आएगा? बड़ा आएगा। 0 से क्या आएगा? बड़ा। तो यहां पर एक रिजल्ट निकल के तैयार आया। नहीं समझे? थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसको, थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। इससे हम लोग क्या समझे कि जो शेषफल का मान होता है वो जिससे भाग दे रहे हैं उससे क्या होता है? छोटा होता है। और 0 से बड़ा होता है। 0 से बड़ा। देखो पेट किधर खुला हुआ? आर की तरफ खुला हुआ है, तो आर बड़ा होगा। और यहाँ एक ऐसे साइन, इसका मतलब बराबर का भी साइन है। साइन में बात करेंगे, किसमें? साइन में। तो भाग देते समय ध्यान रखना है कि भाग देते समय शेषफल कभी भी जिससे भाग दे रहे हैं उससे बड़ा नहीं होना चाहिए, नंबर 1। 0 से छोटा नहीं होना चाहिए, नंबर 2। अगर इस चीजों पे आप ध्यान दे रहे हैं
तो आपका कभी भाग गलत नहीं होगा। मेरा भाग गलत क्यों हुआ था, वो जो अभी हम दे रहे थे, कारण देखो समझो, हम 17 को दे रहे थे 2 से, हम क्या किए 6 बार में ले आए 12, घटने के बाद कितना आ गया 5। तो देखो इससे बड़ा ना आ गया, लेकिन यूक्लिड साहब यही चीज क्लियर कर दी है कि ना आर का मान कभी भी बड़ा नहीं आना चाहिए, किससे, जिससे भाग दे रहे हैं। तो देखो आर का मान बड़ा आ गया, नहीं भाग क्या हो गया गलत। अब मेरे बात समझ में आ रहा है क्या, इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो यूक्लिड के नियम का एक यही है एडवांटेज है कि इस कंडीशन को फॉलो करेगा तभी। अब कोई बच्चा क्या करेगा, इसी को इससे भाग दे देगा, 8 से नहीं देके 9 से दे देगा, 18 ले आएगा और माइनस में 1 ले आएगा ना। यूक्लिड साहब फिर बोल दिया 0 से छोटा नहीं होना चाहिए, बोला है कि नहीं, आर का मान 0 से छोटा नहीं, बड़ा हो सकता है, बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए। देखो छोटा आ गया, फिर गलत हो गया। समझ में आ रहा है क्या, इसीलिए मास्टर साहब आपको हमेशा सिखाते थे कि भाग देते समय शेषफल देख लेना, अगर इससे छोटा है तब देखना, तब देना है ना, हमेशा इससे छोटा खोज देते हैं। यस यू नो। तो ये है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, क्या है प्रमेय का, कैसे आया पता चला, कोई बड़ा चीज था नहीं। देखिए कोई भी चीज छोटा कब लगेगा, जब चीजों को अच्छे से समझिएगा। और अगर इसी को हम अगर ऐसे नहीं सीधा वहां बता देते ना, लगता कि नहीं 10th में दम है, 10th में दम है, क्योंकि तोड़ के बताया ना, तो जाके आपको ज्यादा समझ में आ रहा है। तो ये चीज आपका क्लियर हो गया कि जो आर का मान होगा, आर का मान जो होगा वो बी से क्या होगा, छोटा होगा, 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, ये बराबर होगा। ये कंडीशन आपका हो गया। तो हम कहेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, लेकिन बट आर जो होगा वो बी से छोटा होगा, 0 से बड़ा, ये बराबर होगा। ये कंडीशन हो गया। इसी को कहेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। क्या कहेंगे, यूक्लिड विभाजन, क्योंकि यूक्लिड साहब के द्वारा दिया गया है। विभाजन क्यों, भाग देना क्या कहलाता है, विभाजन ही तो कहलाता है। भाग क्या कहलाता है, विभाजन। पहले भाग भाग बोलते थे, अब विभाजन विभाजन बोलने लगे। अंतर है कुछ नहीं, विभाजन का मतलब बंटवारा, थोड़ा स्टैंडर्ड वर्ड लग रहा है आपको, है ना। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो लेमा उमा को ज्यादा उमत दीजिएगा कि बहुत बड़ा वर्ड, बड़ा है वर्ड, भारी है, ये भारी नहीं है। वर्ड भारी है, आपको लग रहा होगा कि कुछ नया है, स्पेशल है, कुछ नहीं है। यही है जो ऑलरेडी प्रूव्ड हो, जिसकी मदद से हम कुछ और चीजों को हल करते हैं या और चीजों को बनाते हैं, वही कहलाता प्रमेय का। क्या कहलाता प्रमेय का, है ना। जैसे हम आप लोग को पढ़ाए थे 9th में, प्रमेय क्या है, थ्योरम क्या है, थ्योरम तो अभी पढ़ रहा है कि थ्योरम क्या है आखिर, व्हाट इज थ्योरम, व्हाट इज थ्योरम, प्रमेय क्या है। तो हम आपको बताए थे प्रमेय एक क्या होता है बाबू, तो प्रमेय कई सारी कथन से, कई सारी मान्यताओं से प्रूव्ड है, ये पहले से ही प्रूव किया हुआ क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रमेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रमेय। 9th पलटाइएगा, देखिए यूक्लिड साहब के बारे में कितना अच्छे से चैप्टर हम पढ़ाए उसको, कारण क्या, तो हम हर एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ाते, क्योंकि वो चैप्टर खाली लैंग्वेज वाला चैप्टर था। अगर आप यहाँ पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा लैंग्वेज वाला चैप्टर, समझ में आ रहा है क्या, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब पढ़ाई अच्छा करना है ना, सबसे बड़ा एक ही हथियार है, कंसिस्टेंट रहिए। जहां मौका लगे तुरंत एकदम क्लास आपको एकदम कंटिन्यू करना है, जहां मौका लगे एकदम अच्छे से रिवीजन कीजिए, धड़ाधड़ कंसिस्टेंट रहिए और रिवीजन कीजिए। ज्यादा नहीं पढ़ना है, कम पढ़ना है, लेकिन कंसिस्टेंट रहना है। कम पढ़ के क्या करना है आपको, कंटिन्यू एकदम, हाँ थोड़ा सा रिवीजन करते रहिए। समझ में आ रहा है क्या, मैथ को भी एकदम पलटा पलटा के देखिए, विभाजन है, एल्गोरिथम है, लेमा है, फलना है, चिलना है, एकदम देखते रहिए, दिमाग में छपा हुआ रहेगा हमेशा। एक ही मोटो है मेरा, आप जिस जगह पे हैं, जिस स्कूल में, उस स्कूल में आपसे बेहतर नहीं होना चाहिए, बात खत्म। उसके लिए हमको जितना मेहनत करें हम करें। आपको जो जो संसाधन चाहिए, जो जो चीज इस चीज के लिए जरूरी होगा, नोट्स देना हो, डिजिटल क्लासरूम देना हो, और अच्छे से पढ़ाई करवाना हो, और हमको ज्यादा मेहनत करना हो, चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन करना हो, वो हम सब करेंगे। लेकिन हाँ, आपसे कुछ ना कुछ तो हम उम्मीद रखेंगे ना। वो उम्मीद ये रखेंगे कि आप कंसिस्टेंट रहेंगे, तब ना मेरा आउटपुट दिखेगा आपको। हम जो मेहनत करें वो कब दिखेगा, जब आप कंसिस्टेंट रहिएगा। आप सप्ताह में 2 दिन क्लास कीजिएगा तो हम थोड़ी दिख पाएगा, समझ में ही नहीं आएगा। कितना हम तोड़ तोड़ के उसी को समझ में आता है जो पहले क्लास किया हुआ है। अभी तो क्लास चलिए, अभी 2 दिन एब्सेंट भी रहेगा तो समझ में आ जाएगा। आने दीजिए, चैप्टर में हिलने दीजिए, फिर देख लीजिए आप, फिर समझ में आ जाए तो फिर डूब जाइएगा सीधा, है ना। क्यों, क्योंकि नदी में हिलने के पहले हम सब चीज दे देते हैं, है ना। ले लू जखनी ई जरूरत पड़ेगा तो ई वाला जैकेट मतलब पहनना, है ना। जब ओकरा से भी काम नहीं चलेगा तो गोलका वाला दे देते हैं, हिलते रहना, इमरजेंसी आएगा तो ई वाला बटन दबाना,
सब कुछ इंस्ट्रक्शन पहले ही दे दिया जाते हैं, फिर नदी में हेलते हैं। और तू लोग क्या होता है जो अब्सेंट कर ले रहता है, देख रहा नदी में हेल रहा है, सीधा कूद जाता है, गहराई का पता नहीं था, डपाक अंदर, फिर निकलता कहीं और जगह पे। हाँ ये ना, तो इसीलिए सब चीज का ध्यान रखना है। चलो, ये प्रमेय समझ में आया? प्रमेय कुछ नहीं है। अगला चीज समझिए, अगला चीज बहुत भारी वर्ड है, संभाल लीजिएगा आप लोग। अगला वर्ड है बाबू आपका एल्गोरिथम। एल्गोरिथम, एल्गोरिथम। अब ये एल्गोरिथम क्या है? एक प्रमेय का एक एल्गोरिथम इस चैप्टर में सुनने को मिलेगा। ये एल्गोरिथम क्या है? आप एल्गोरिथम का मतलब समझिए व्यवहारिक जीवन में। यूट्यूब का अपना एक एल्गोरिथम है, इंस्टाग्राम का अपना एक एल्गोरिथम। वो एल्गोरिथम क्या है? वो एक चीज को देखती है कि आपको इंटरेस्ट किस चीज में है। अगर लड़की है तो ब्यूटी में, है ना, अलग अलग तरह के श्रृंगार की चीजों में, पहनावा ओढ़ावा में, तरह तरह के स्टाइलिश कपड़ा हो गया, ये सब चीज में। अगर लड़का है तो पता ही नहीं चलता इन लोग का, है ना। घर में बूढ़ा बुजुर्ग है तो भजन आएगा, है ना, तरह तरह का बढ़िया बढ़िया सुविचार आएगा। मम्मी लोग हैं तो सीरियल आ जाएगा कुछ कुछ, है ना। पापा लोग हैं तो न्यूज आएगा, क्रिकेट आएगा। तो कहने का मतलब क्या है, यूट्यूब का अपना एक एल्गोरिथम है। जो एल्गोरिथम एक दिन से बन जाता है, नहीं बनता है। एग्जाम्पल लेते हैं, एक पंडित जी एक दिन अपना घर से निकले, पूजा करने मंदिर चले गए, तालाब में नहा के मंदिर चले गए। दूसरा दिन अगर गए तो आदमी पूछेगा कि क्या है भाई, क्या कर रहा है, आदमी कुछ बता पाएगा नहीं। लेकिन वही पंडित जी अगर महीनों सालों का एकदम नित्य समय 4 बजे उठना, तालाब में जाके या नदी में जाके नहाना, फिर पूजा करना। अगर पूछेगा पंडित जी जा कहा रहा है, बता देगा तालाब जा रहा है, तालाब में पहले पूजा करेगा या फिर नहाएगा, फिर मंदिर जाके पूजा करेगा। ये जो है वो क्या सेट किया, एक एल्गोरिथम सेट किया। क्या सेट किया? एल्गोरिथम। उसका पर डे का यही नियम है। तो एल्गोरिथम एक दिन से नहीं बनता है। आप एक दिन जाकर के तमिल वाला गाना सुन लीजिएगा तो सजेशन में एक दो को मिल जाएगा, लेकिन आप बार बार रेंडमली तमिल गाना सुन रहे हैं तमिल वाला, तो आपको वापस से क्या करेगा, आपको यूट्यूब भेजना शुरू कर जाएगा, तमिल गाना सुन रहा है इसको और 2 दिन को तमिल गाना दो। यस यू नो, एक गाना सुनने पर 2 दिन को तो ट्राई मारने के लिए भेज देता है यूट्यूब कि कम से वो सुन ले। अगर सुन लिए तो समझ जाएगा इसको अच्छा लग रहा है, भेजते रहो, धरा। आप तारक उल्टा चश्मा देखिए, कितना यूट्यूब तेज है। आप अगर तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख रहे हैं और बबीता और जेठालाल का जोड़ी अच्छा लग रहा है, इन केस अगर अच्छा लग रहा है, फिर देखिए जबकि तारक मेहता का उल्टा चश्मा में और भी किरदार है, लेकिन आपको भेजेगा वही जेठालाल बबीता, जेठालाल बबीता। जेठालाल बबीता से क्यों गुस्सा है? उल्टा बोल दीजिए, है ना। अब ये क्या हुआ, क्योंकि वो आपके एल्गोरिथम को समझ गया कि आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा में इस किरदार को ज्यादा पसंद करते हैं। ये यूट्यूब का एल्गोरिथम है। यस यू नो। तो याद रखिएगा, एल्गोरिथम कब बनता है? जब किसी भी चीज को बार बार करते हैं। जब किसी चीज को बार बार करते तो वो क्या कहलाता है? एल्गोरिथम। क्या कहलाता है? एल्गोरिथम। तो ये प्रमेयिका है, जब इसी प्रमेयिका का यूज हम बार बार करेंगे, क्या करेंगे? बार बार, तो वो क्या कहलाएगा? एल्गोरिथम। क्या कहलाएगा? तो जब हम a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये जो प्रमेयिका है यूक्लिड का, इसका बार बार यूज करेंगे तो उसको हम लोग कहेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या बोलेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। एक बार में प्रमेयिका, बार बार में एल्गोरिथम, बार बार में। अभी समझ में आएगा जब हम बताएंगे कि कैसे बार बार यूज कर रहे हैं, कैसे यूज कर लेंगे, तब तो समझ में आएगा कि हाँ सही में बार बार यूज कर रहे हैं। तो एक बार यूज किए तो प्रमेयिका, बार बार यूज करेंगे तो अब समझ में आया एल्गोरिथम क्या है ना। जैसे हम भी कैसे प्रेडिक्ट करते हैं, ये तुम रहा तो अपसेंट लगने रहता है, काहे? हम एक बार बोले बाबू अपसेंट नहीं करना, एक सप्ताह बाद फिर कर दिया, फिर समझाए फिर कर दिया, फिर समझा फिर कर दिए। अब उस कंडीशन में उसको हम भगा देते हैं। तो अगर वो हमको बच्चा बोलता है कि सर ये क्या बात हुआ, हम तो बोलिए रहे कि आगे से नहीं करेंगे, लेकिन हम जान रहे हैं ना उसका एल्गोरिथम ये बना हुआ है। ये एल्गोरिथम वो खुद से सेट न किया है। बार बार कोई बच्चा अगर एक बार अपसेंट करता है उस कंडीशन में क्या ऐसा कंडीशन आएगा? नहीं, एक बार नहीं, किसी चीज को बार बार करने से एल्गोरिथम सेट होता है। प्रैक्टिस इसको कहते हैं हम लोग। ए बाबू ध्यान रखेगा, समझ में आया क्या? बार बार अपसेंट करता है, बहुत ज्यादा अपसेंट करता है।
काहे एब्सेंट करता है रे? फिर उससे मिलने जाता है? हैं? नहीं हो सकता है, स्मार्ट है, जा भी सकता है। हाँ ये ना, ये सब नहीं करेगा, समझ में आया क्या? अरे यहाँ सेंटर पे किसको छोड़ने जा रहा था? दोस्त को। दोस्त को एग्जाम देने लेने का होता है, लेकिन यहाँ पे आ नहीं सकता ट्यूशन। एक दिन गया था, झूठ बोलेगा? हम तुमको नहीं देखे थे? हैं? एकदम नहीं। अगर रोज करेगा तब तुमको यहाँ क्लास का फायदा समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा। नो, रोज खाता है तब ना शरीर लगेगा। एक दिन खाने से खूब हो जाएगा? एक दिन खूब बढ़िया बढ़िया ड्राई फ्रूट ये सब खा लो, क्या हो जाएगा? कुछ हो जाएगा? नहीं होगा। कम से कम एक रैंडम समय में आप खाइएगा तब ना, सप्ताह में, महीना में खाते रहिएगा तब। एक दिन खाने से क्या हो जाएगा? हाँ ये ना, ये सब चीज का ध्यान रखना है थोड़ा सा। एक दिन आदमी भोजन में खा लेता है, इससे क्या हो गया? पूरा बलवान हो जाता है? नहीं है ना। ये सब चीज का ध्यान रखना, कोई दिक्कत? तो ये एल्गोरिथम समझ में आया? हाँ ये ना। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में, मैथ का जब नेक्स्ट क्लास होगा, तो नेक्स्ट क्लास में हम आप लोगों को बताएंगे कि इस एल्गोरिथम का यूज कैसे करते हैं। हाँ ना, हम लोग चैप्टर में हिल गए हैं अब। हाँ ना, चैप्टर का एक छोटा सा बेसिक पोर्शन था जो कि हम आपको बताया, चैप्टर में हम लोग हिल चुके हैं। तो अब हम आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बताएंगे इस एल्गोरिथम का हम लोग यूज कैसे करेंगे, इसकी मदद से हम लोग कैसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हाँ ना, तो हम आपको बताएंगे। हालांकि बता देते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से एचसीएफ ज्ञात किया जाता है। क्या ज्ञात किया जाता है? एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब बताओ, अभी 10वां में आपको एचसीएफ ज्ञात करना है, बस मेथड अलग हो गया। मेथड क्या हो गया अलग? आप लोग भाग विधि से हल करते थे, या तो अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करते थे, लेकिन यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से आपको क्या करना है? हल करना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से क्या करना है? हल करना है। बात समझ में आ रही है क्या? तब पता चलेगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का ही बोला। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, अरे भोका गया थोड़ा सा। हाँ ये ना, उसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्यों नहीं बोला गया? हम हमेशा क्यों पे बात करते हैं। कोचिंग का नाम क्या है? साइंटिफिक क्लासेस। तो साइंटिफिक बात होना चाहिए, हवाबाजी वाला नहीं। है ना। और इसका कोटेशन क्या है, मोटो क्या है, किसी याद है? आप लोगों को नोट्स में देखने को मिलता है ये, और सब जगह क्या है? बेसिक से पढ़ो, आगे बढ़ो। तो बेसिक है कि नहीं? और क्या बेसिक होगा? हाँ ना, हर चैप्टर में इसी तरीके से बेसिक मिलेगा। बात समझ में नहीं क्या? चलिए।